रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 4। जब मैंने आंखें खोली तब अभी मेरे साथ था और आज तक है। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे आपसे एक अटैचमेंट महसूस हुआ। पता नहीं क्यों मैंने आपको फॉलो किया। आपको तो पता भी नहीं होगा, आपका हर इंटरव्यू, हर चीज़ पर मेरी नज़र रहती थी। मैं आपकी तरह बनना चाहती थी। मैंने वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे मैं आपकी तरह बन पाऊँ। इस बारे में अभी को भी नहीं पता। फिर कोरिया में मेरी आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे अपनी बेटी माना। मैं बहुत खुश थी। मैं माया, जिसने जो चाहा उसे पाया हर हालत में। एक आप ही थे जो मुझसे दूर थे। मैं आपकी छाव में रहना चाहती थी, एक पिता का प्यार चाहती थी। फिर हल्का सा हंसकर आगे कहती है, और देखो हमारी किस्मत, उसने मुझे आपकी बेटी ही बना दिया। और आप भी तो चाहते थे आपकी बेटी मेरी जैसी हो। इतना कहकर मायरा थोड़ा रुककर आगे कहती है, अब तो मैं आपकी बेटी बन गई। दीदी तो क्या आप मेरे फादर बनेंगे? इतना बोल वह केएसआर को देखने लगती है जो उसकी बात सुनकर बहुत हैरान लग रहे थे। पर मेरा चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आंखों में एक उम्मीद जो केएसआर समझ रहे थे। अब आगे मयरा की सारी बातें सुनने के बाद केएसआर हद से ज्यादा हैरान थे। उन्हें कभी नहीं लगा था कि मयरा उनकी इतनी बड़ी अदमेर है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की में उन्हें अपनी छवि दिखती थी, जिसे वो अपनी बेटी जैसा मानते थे, उसके दिल में वो न जाने कब एक पिता की जगह ले चुके हैं। वो उन्हें फॉलो करती है, ये बात वो कभी जान ही नहीं पाए थे। उन्हें मयरा के लिए बुरा भी लग रहा था, पर वो कहीं न कहीं ये भी सोच रहे थे, और कितने राज हैं मयरा के दिल में जो वो छुपाए बैठी है। खुद को संभाल कर वो मयरा की तरफ देखते हैं जो उन्हीं को देख रही थी। उसे देख कर केएसआर कहते हैं, कब से जानती हो आप मुझे? और आपने कभी मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? उनकी बात सुनकर मयरा अपनी तिरछी नज़रों से उन्हें देखती है और हल्का सा तिरछा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जब समय आएगा तब आपको ये भी पता चल जाएगा। अभी छोड़िए इस बात को। और बात बदलते हुए कहती है, ये बताइए, ये आश्रम, पूजा, गुरुजी, ये सब क्या है? क्या आप मुझे बताएंगे? सो आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर ऑल दिस, ताकि मैं अपने आप को इसके लिए तैयार कर पाऊँ। केएसआर समझ गए कि मयरा इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए बात को घुमा रही है। वो भी उसे जबरदस्ती न करते हुए सभी चीज़ों के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि ये उनके कुल के महागुरु हैं जो हमेशा उन्हें सही राह दिखाते हैं, ये उनका आश्रम है और भी बहुत कुछ। जब वो गुरु जी के बारे में मयरा को बता रहे थे, तभी अचानक उन्हें गुरु जी की वो बात याद आती है जो उन्होंने मयरा के एक्सीडेंट के बाद कही थी, कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है और अब तैयार है अपनी जिम्मेदारियां लेने के लिए, बस यही समझ लो कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। होश में आने के बाद उसे आश्रम लाना, महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। ये सब याद आते ही उनकी आंखें बड़ी हो गईं। जब मयरा ने देखा कि केएसआर बोलते बोलते किसी गहरी सोच में खो गए हैं, तो उन्हें हिलाते हुए कहती है, दीदी क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? मयरा के हिलाने से वो अपने होश में आए और सिर हिलाते हुए बोले, नहीं कुछ नहीं। इन लोगों को बात करते हुए 3:30 बज गए थे। केएसआर अपनी घड़ी देखते हुए कहते हैं, काफी टाइम हो गया है, आप थोड़ा आराम कर लो। सुबह ठीक 5 बजे से पूजा है, इसलिए अब आप जाए। मयरा भी बिना कोई बहस किए अपनी जगह से उठी और अपनी कुटिया की तरफ चल दी। कुछ दूर चलने के बाद मयरा पीछे मुड़ी और केएसआर को देखा, जो न जाने किस सोच में डूबे हुए थे। मयरा के चेहरे पर उस समय रहस्यमयी एक्सप्रेशन थे। वो अपनी गहरी आंखों से केएसआर को देखते हुए कहती है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दीदी। मयरा की आवाज़ सुनकर केएसआर चौंक कर पीछे पलटते हैं। उन्हें लगा था कि मयरा जा चुकी है। तभी मयरा आगे कहती है, मैं आपको अपना पिता ज़रूर मानती हूँ, आपकी इज्जत करती हूँ, पर मेरी पहली प्राथमिकता मेरा अभी ही रहेगा। और हाँ, मैं माया हूँ, माया, इसलिए कभी आप मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते आप, और न ही कोई चालाकी कर सकते हैं जो आप नहीं करेगी, मुझे पता है। और मेरा जो मन करेगा मैं करूँगी, और आप मुझे रोक नहीं सकते और न ही बदल सकते हैं, मैं जो हूँ वही रहूँगी। फिर शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहती है, आपको अच्छे से पता है, जब माया अपना मायाजाल बुनती है तो कोई उससे नहीं निकल सकता, और जल्दी ही सबकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। समझ रहे हैं न आप? इतना बोलकर मयरा बिना रुके अपनी कुटिया में चली जाती है। केएसआर वहीं खड़े उसकी बातों के गहरे अर्थों में उलझकर रह जाते हैं।
मायरा की सारी बातें सुनने के बाद खुद से कहते हैं, ये इतना आसान नहीं मायरा, जब दुश्मन घर में हो तो बिल्कुल नहीं। इतना बोलकर वो गहरी सांस लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, क्या गुरुजी को पहले से सब पता था। ठीक सुबह 5 बजे पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सब तैयार थे। KSR और समीर ने एक सफ़ेद धोती कुर्ता पहना था। वैसे समीर को नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, पर उसे जो कहा जाता वो कर देता। सवाल पूछने का हक नहीं था उसे, और न ही उसमें इतनी हिम्मत थी। मायरा भी तैयार थी, एक सफ़ेद सलवार सूट में, जिसे वो बिल्कुल पहनना नहीं चाहती थी। इसमें उसकी और KSR की थोड़ी सी बहस भी हुई। आखिर में KSR ने कहा, मेरी बेटी बनना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचती हैं। बस यही मायरा का ट्रिगर पॉइंट था। कोई उसे चैलेंज करे और वो न माने, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहना बंदी ने सूट। शायद जिंदगी में पहली बार, जिसमें वो ज्यादा सहज भी नहीं थी, पर क्या कर सकती थी। महागुरु जी आते हैं। भगवा रंग का एक लिबास अपने शरीर पर लपेटे। 100-120 की आयु होगी उनकी, लेकिन चेहरे पर वो तेज था जो किसी को भी उनका भक्त बनने पर मजबूर कर दे। परम ज्ञानी। जैसे जैसे वो चलकर अंदर आ रहे थे, एक सकारात्मकता उनके साथ आ रही थी जो वहां खड़े सब लोग महसूस कर सकते थे। मायरा की आंखें उन्हें देखकर गहरी हो गई थीं और गुरुजी की नज़र जब मायरा पर पड़ी तो उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ जाती है। KSR जाकर उनके पैर छूते हैं। उनके पीछे मायरा भी जाती है और उनके पैर छूती है, क्योंकि KSR ने उसे पहले ही सब समझा दिया था। महागुरुजी KSR के सिर पर हाथ रखकर उन्हें सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। फिर जब मायरा उनके पैर छूती है, तो वो उसके सिर पर हाथ रखकर एक रहस्यमयी अंदाज में कहते हैं, आखिर आप अपनी सही जगह आ ही गईं। बहुत कुछ झेलना पड़ा आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए, हम जानते हैं। सदा खुश रहें, जेदा सोचिए मत, यहाँ से आपका नया सफ़र शुरू हुआ है। महादेव की कृपा हमेशा आप पर है। हर हर महादेव। इतना बोलकर वो पूजा का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। KSR और मायरा दोनों ही खड़े उनके कहे शब्दों के बारे में सोच रहे थे। फिर वो अपना सिर झटककर पूजा का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। पूजा शुरू होती है, किसकी अब ये तो महागुरु जी ही जाने। मायरा आगे बैठे थी और KSR उसके थोड़ी दूरी पर पीछे पूजा में गुरुजी के कहने पर। पूजा समाप्त होते ही KSR मायरा को रुकने को कहकर गुरुजी के पीछे चल दिए। उनके कुछ सवाल थे जिनका उत्तर सिर्फ गुरुजी ही दे सकते थे, पर उनके जाते समय मायरा की नज़र उन्हीं पर टिकी थी। एक कुटिया में गुरुजी अपने आसन पर बैठे थे और KSR उनके चरणों के पास। गुरुजी के होठों पर वही सौम्य मुस्कान थी। वह KSR को देखते हुए बोले, इतनी चिंतित क्यों हैं आप? कुश। उनकी बात सुनकर KSR ने कहा, आप तो सब जानते हैं गुरुजी, आप ही बताए मैं क्या करूं? उनकी बात सुनकर गुरुजी बड़े ही शांत भाव से कहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जो करना था वो महादेव कर चुके, और अब आप भी इस सच को अपनाएं। वह अब आपकी बेटी है और यही सबसे बड़ा सच है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, अपनी हर परीक्षा को पूरा किया, कभी हार नहीं मानी। महादेव उनके साथ हैं, वह अपनी सही जगह पर हैं। अब आपको उनकी रक्षा करनी है और वह परिवार और प्यार देना है जिसकी वह हकदार हैं। बस मान लीजिए, उनकी यही किस्मत थी। आज नहीं तो कल उन्हें यहाँ आना ही था। पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़िए। इतना कहकर गुरुजी अपनी आंखें बंद करके बोले, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो हम क्या कहना चाह रहे हैं। जाए, वह आपकी राह देख रही हैं। उन्हें ज्यादा इंतजार कराना ठीक नहीं। इतना कहते हुए उनके होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वह KSR के सिर पर हाथ रखकर उन्हें जाने का इशारा करते हैं। उनकी सारी बातें सुनकर KSR उनके चरण स्पर्श कर बाहर की ओर चल दिए। अब उनके चेहरे पर कोई निराशा या दुख के भाव नहीं थे। उसकी जगह वापस उसी तेज और ठंडे ऑरा ने ले ली थी, जैसे अब वह उस सच को मान चुके थे जिससे वह भागना चाहते थे। अब उनका मन शांत था। KSR मायरा के पास जाते हैं, जो आश्रम की सुंदरता को निहार रही थी। उन्हें आता देख मायरा पूछती है, हो गई आपकी बात? ले लिया आपने ज्ञान? तो चले यहाँ से। उसकी बात सुनकर KSR उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, हम चलो। मायरा देख सकती थी KSR की आंखों में अब वो पहले वाली बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने कुछ और कहने की सोची, पर KSR ने एक गहरी सांस ली और मायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने का इशारा किया।
वे सब आश्रम से निकलकर उसी पहाड़ी के नीचे जाते हैं। जब वे नीचे जा रहे थे, केएसआर ने मायरा से पूछा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है न चलने में? उनकी बात सुनकर मायरा अपनी भौहें चढ़ाते हुए उन्हें देखती है और फिर कहती है, इतनी फिक्र क्या बात है? कहीं अपनी बेटी बनाने का तो नहीं सोच रहे आप? आप मेरी ही बेटी हैं। इसमें सोचने और समझने जैसा कुछ नहीं है। और हम अब घर जा रहे हैं। ये कहते हुए केएसआर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह आगे देखते हुए चल रहे थे, पर उनकी आवाज में एक अपनापन और एक्सेप्टेंस थी। उनकी बात सुनकर मायरा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह उन्हें देखती हुई कहती है, घर जा रहे? फिर थोड़ा रुककर आगे कहती है, वो भी इसे? मायरा खुद को ऊपर से नीचे देखती हुई कहती है, उसने अभी भी सलवार सूट पहना हुआ था जो उसे पसंद नहीं था। दैट डोंट सूट्स हर पर्सनैलिटी ब्रो। उसकी बात सुनकर केएसआर उसे देखते हुए कहते हैं, घर जाने से पहले मॉल चलेंगे। अब ठीक है। फिर ठीक है, मायरा बोलती है और इसी बातचीत में वे लोग गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी वहां से निकल जाती है। केएसआर ने अपनी मां को फोन करके बता दिया था कि वह मायरा को लेकर आ रहे हैं। घर पर मायरा की दादी उसके आने की तैयारी करने लगी थी। 3 घंटे की ड्राइव के बाद सुबह के 10 बजे गाड़ी रुकती है शहर के सबसे बड़े मॉल के सामने। दोनों लोग अंदर जाते हैं और कुछ ही देर में शॉपिंग करके वापस गाड़ी के सामने खड़े थे। पर मायरा को गाड़ी में ना बैठता देख केएसआर उससे पूछते हैं, क्या हुआ, आप बैठ क्यों नहीं रही है? उनकी बात सुन मायरा जो गाड़ी को देख रही थी उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो सबके होश उठाने के लिए काफी था। वो केएसआर की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे इस गाड़ी में नहीं जाना। आई वॉन्ट योर लिमिटेड एडिशन बुगाटी जो आपने स्पेशली कस्टम कराई थी लास्ट ईयर। इतना कहते हुए मायरा के होठों पर वही पुरानी सातिर मुस्कान आ जाती है। मायरा की बात सुन समीर की आंखें बड़ी हो जाती ही जिस कार की मायरा बात कर रही थी वो पूरी दुनिया सिर्फ एक ही पीस था जो केएसआर के पास था, तो समझ तो उसकी कीमत कितनी होगी। उस कार को देखने के लिए लोग तरसते हैं। मायरा तो उसे चलाने के लिए मांग रही थी। अभी तक फैमिली में भी किसी ने उस कार छुआ भी नहीं था। समीर को लगता कि केएसआर शायद मायरा मना कर देगी, पर केएसआर अपने पॉकेट से फोन निकाल किसी को कुछ एमएसजी करते ही 10 मिनट्स के अंदर ही वो गाड़ी मायरा के सामने थी। चमचमाती ब्लैक बुगटी गाड़ी को देखते ही वो मुस्कुराने लगी है और गाड़ी पर हाथ फेरते हुए उसमें बैठ जाती है और केएसआर को बैठने का इशारा करती। केएसआर गाड़ी में बैठते और उनके बैठते हैं गाड़ी हवा की स्पीड के साथ वहां से धूल उड़ाती हुई निकल जाती है। बेचारे समीर को तो मायरा को देख यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही मायरा है जो एक भोली भाली, सीधी सादी और प्यारी सी लड़की थी। और फीमेल और मेल। राठौर विला की ओर गाड़ियों का एक काफिला तेजी से बढ़ रहा था। विला के अंदर मायरा की दादी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। कभी इधर जाती तो कभी उधर। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो खुद गेट पर जाकर खड़ी हो गई। घर में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कौन आने वाला है। जब उन्होंने दादी से पूछा तो उनकी बात को मानो हवा में उड़ा दिया गया। उनके पीछे पीछे घर के बाकी लोग भी उत्सुकता से गेट पर आ खड़े हो गए। तभी अचानक सबके कानों में एक तेज गूंजती हुई दहाड़ पड़ी। सबकी नजरें एक ही दिशा में घूम गईं, जहां धूल का गुब्बार उड़ाती हुई गाड़ियों की एक कतार आ रही थी। सामने 4 सफेद रोल्स रॉयस थी, उनके पीछे एक चमकदार बुगाटी और फिर उसके पीछे 4 और रोल्स रॉयस। ये दहाड़ बुगाटी के इंजन की थी। गाड़ियां एक एक करके विला के विशाल गेट के सामने आकर रुक गईं। 4 रोल्स रॉयस बुगाटी के आगे और बाकी 4 उसके पीछे एकदम सटीक और सीधी लाइन में खड़ी हो गईं। बीच में खड़ी बुगाटी अपनी भव्यता के साथ बाकी गाड़ियों के बीच किसी रानी की तरह लग रही थी। बुगाटी को छोड़कर जितनी भी कारें थीं उनमें प्रोटेक्शन के लिए हाईली ट्रेनेड गार्ड थे, जो गाड़ियों के रुकते ही तेजी से बाहर निकलकर चारों तरफ फैल जाते हैं। उनके साथ समीर भी था। सबने ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी और उनके हाथों में बड़ी बड़ी राइफलें थीं। देखने से वे सब बेहद खतरनाक लग रहे थे। समीर ने नीला बिजनेस सूट पहना था, नो माउथ फेस। सारे घरवाले उन्हें देखते ही एक कदम पीछे हट गए। सब लोग बहुत हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन आया है। उन्हें ये तो पता था कि यह बुगाटी केएसआर की है, पर केएसआर कभी ऐसे तो नहीं आते। फिर उनके साथ कौन है? सबके दिमाग में यही सवाल चल रहा था। तभी बुगाटी का दूसरी तरफ का गेट खुलता है और केएसआर अपना कोट हाथ में लिए उससे बाहर आते हैं। सब लोग केएसआर को ही देख रहे थे,
पता नहीं, पर आज उन्हें केएसआर पहले से भी ज्यादा कोल्ड और पावरफुल लग रहे थे। वैसे तो उनकी पर्सनैलिटी ही डैशिंग थी। उन्होंने एक ऑफ वाइट पैंट, उसके साथ हल्की ब्राउन शर्ट और उसी रंग का कोट पहना हुआ था, और काले चश्मे लगाए हुए थे, जिसमें वे और भी ज्यादा यंग और स्मार्ट लग रहे थे। वह चलते हुए बुगाटी के आगे के दरवाजे की तरफ आते हैं और उस पर नॉक है। धीरे धीरे बुगाटी का दूसरा दरवाजा ऊपर की तरफ उठता है और उसमें से एक सफेद महंगे स्नीकर पहने हुए एक गोरा पैर बाहर आता है, फिर दूसरा। फिर मायरा उसमें से अपना कोट ठीक करते हुए बाहर निकलती है। अभी केएसआर मायरा से कुछ कह रहे थे, इसलिए वह उसके सामने खड़े थे, तो घरवाले पहचान नहीं पाए कि कौन है। पर जैसे ही केएसआर मायरा के सामने से हटते हैं, तो एक एक करके सभी घरवालों की नज़र सामने जाती है और सामने मायरा को, वह भी ऐसे देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मायरा ने एक सफ़ेद पैंट और ऑफ वाइट ढीली टी शर्ट पहनी थी, जिससे उसका वजन भी ज्यादा पता नहीं चल रहा था। उसके ऊपर एक हल्के बेज रंग का कोट पहना था जो उसके गोरे बदन पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाल खुले थे और हाथ में एक हीरे का ब्रेसलेट था। वह बहुत ही नोवेल, खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। सब घरवाले तो एक पल के लिए मायरा को पहचान ही नहीं पाए। मायरा अपने आंखों पर चश्मे को लगाते हुए एक हाथ से अपने बाल ठीक करती है और एक अनोखी शान के साथ आगे की तरफ जाती है, और केएसआर उसके पीछे थे। उनके पीछे समीर हाथों में बैग लिए आता ही, जिनमें सबके लिए प्रसाद था आश्रम का। सभी घरवाले अभी भी मायरा का ये रूप देखकर हैरान थे। मायरा चलती हुई अंदर आ रही थी, हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। जैसे जैसे वो अंदर आ रही थी, सबकी दिल की धड़कनें एक पल के लिए बढ़ गईं। उन्हें एक अजीब से ठंडक एहसास हुआ, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मायरा आकर अपनी दादी के सामने स्थिर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जानकी जी की आंखें मायरा को देखकर आंसुओं से छलक पड़ी, जिसे देख मायरा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उन गर्म बूंदों को पोंछते ही और उन्हें देखते हुए शांत स्वर कहती है, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मायरा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि जानकी जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो आंसू जो अभी तक आंखों में सिमटे हुए थे, अब बह निकले और उनके गालों पर आ गए। मायरा भी उन्हें वापस गले लगा लेती है। कुछ पल बाद जानकी जी मायरा से थोड़ा दूर होती है। उन्होंने अपने कांपते हाथों से मायरा का छोटा सा चेहरा थामा और उसके माथे पर एक गहरा, स्नेह भरा चुंबन दिया। अपनी आंखों में बेपनाह प्यार लिए उन्होंने मायरा से पूछा, कैसी है मेरी एंजल? उद्धरण चिन्ह। जानकी जी की सीटी सी बात सुनकर मायरा के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। वह थोड़ा पीछे हटते हुए, अपने हाथों को स्टाइल से फैलाते हुए बड़े ही शरारती अंदाज में बोली, आप खुद देख लो, एकदम फिट एंड फाइन। फिर उसकी निगाहें दादी के चेहरे पर जाती है, जिन पर आंसुओं के निशान थे। वो अपनी आवाज में एक नकली चिंता भरते हुए कहती, पर आप मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, ब्यूटीफुल लेडी। क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि रोने से लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? और अगर आप बूढ़ी हो गई तो आपके पतिदेव की तो रातों की नींद ही उड़ जाएगी। विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। वही मायरा की बात सुन और अंदाज को देख जानकी जी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उनके गाल हल्के से लाल हो गए। उन्होंने प्यार से मायरा के कंधे पर हल्का सा मारा और नज़ाकत से बोली, हद बदमाश। उनके मारने पर मायरा ने जानबूझकर थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, आउच। मैंने गलत क्या कहा? जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बीमार रहने लगते हैं, और जब आप बीमार हो जाएंगी तो आपके पतिदेव ही आपकी देखभाल करेंगे। इसमें क्या कुछ गलत है? हम ये कहते हुए उसकी आंखों में शरारती चमक थी। मायरा की बातें सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते कि को छोड़कर। कुछ लोग मायरा को देखकर बहुत खुश थे और कुछ ने अपने मुंह बिगाड़ रखे थे। कुछ लोग जिनकी आंखों में मायरा के प्रति अपनी नफरत छुप नहीं पा रही थी, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मायरा यहाँ सही सलामत है। उनके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। जानकी जी ने एक लेडी को बुलाकर आरती की थाल मंगवाती जो उन्होंने पहले से ही तैयार रखी थी। वह मायरा की आरती उतारती हैं, उसके माथे पर तिलक लगाती हैं। मायरा अपना चश्मा उतार कर झुककर उनके पैर छूती है, फिर अपना सिर उठाती है तो उसकी नज़र दादी के पीछे खड़े बाकी के लोगों पर जाती है जो मायरा को ही देख रहे थे। उन्हें देखते ही मायरा की आंखें सख्त हो जाती हैं। तभी मायरा की आंखें एक चेहरे पर आकर ठहर गईं। माही सिंह राठौर मायरा की मोम। उन्हें देखते ही मायरा को अपने दिल में कुछ इमोशन फील हुए। वह उन्हें सिर से पांव तक देखती है।
गुलाबी और सफ़ेद फूलों वाली साड़ी में वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। उन्हें देखते ही मायरा के होठों पर एक शरारती, तिरछी मुस्कान आ गई। वो सबको बड़े ही बुरी तरह नज़रअंदाज कर और अपना रुख केएसआर की तरफ मोड़ लेती है और उनके कान में हल्का सा फुसफुसा कर बोलती है, वैसे मानना पड़ेगा दीदी आपकी पसंद को बहुत ही एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल हैं। तभी मैं सोचूं, इतना क्रूर आदमी इतनी आसानी पिघल कैसे गया। पर अब मुझे मेरा जवाब मिल गया है, जो बहुत ज़्यादा हॉट है। इतना कहकर मायरा ने आगे देखा, जहां दादी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जा रही थी। मायरा पीछे मुड़कर केएसआर को आंख मारती हुई उनके साथ अंदर चली जाती है। केएसआर के तो कान लाल हो गए थे। मायरा की बात सुन पागल लड़की खुद में बड़बड़ाते उन्होंने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया और जल्दी से अंदर की तरफ चले गए। वहीं उनके पीछे खड़ा समीर, जिसने सब कुछ साफ साफ सुना था, बेचारा सदमे में चला गया। मायरा, दादी और दीदी के अंदर चले जाने के बाद भी घर के बाकी लोग जहां थे वहीं ठिठके रहे। उनके चेहरों पर डिसबिलीफ का भाव था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मायरा ने उन्हें नज़रअंदाज किया। फिर उन्हें लगता शायद ये उसका कोई नया नाटक था, बस अटेंशन पाने के लिए। इतना सोच धीरे धीरे सब अंदर चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ मायरा की मां मही सिंह राठौर, शान और शनवी खड़े थे। मही जी की आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। मायरा ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। बचपन में यही मायरा हमेशा उनका पल्लू पकड़कर पूरे घर में घूमती थी और आज उसने उन्हें देखा तक नहीं। माही जी ने अपने आंसू पोंछे और भारी मन से वो भी भीतर चली गईं। माही जी के जाने के बाद सानिया की नज़रें शान पर जाती है, जिसका चेहरा काला पड़ चुका था। वह उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर चिंता से पूछती है, क्या हुआ शान? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कोई बात है क्या? शान ने एक नज़र उस बुगाटी की तरफ देखा और फिर सानिया का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बेरुखी से कहता है, नहीं, कुछ नहीं, और अंदर चला जाता है। उसके जाते ही सानिया के भोले भाले चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह खुद से बोलती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे प्यारे भाई कि तुम्हें क्या हुआ है। इतना कहकर वह भी उसी बुगाटी की तरफ देखते हुए अंदर चली गई। उसकी आंखों में एक शातिर सी चमक थी, जैसे उसने कुछ सोचा हो। अंदर लिविंग रूम में जहां जानकी मायरा की नज़र उतार रही थी, उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे वह सिर्फ नज़र नहीं बल्कि मायरा के ऊपर आने वाले हर खतरे को टाल रही हो। काजल की एक छोटी सी बिंदी लेकर उसने हवा में 3 बार घुमाया और जैसे ही वह हवा में उड़ी, जानकी का चेहरा एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। नज़र उतारने के बाद जानकी ने तुरंत मेड को नाश्ता लगाने का आदेश देती है और मायरा के पास बैठ उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा और बड़े ही ममता भरे लहजे में बोलती है, आपने अभी तक नाश्ता तो किया नहीं होगा, हम अभी नाश्ता लगवा रहे हैं। आप नाश्ता करके अपनी दवाई लेना और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करना, सफ़र से थक गई होगी आप, ठीक है? कुछ मायरा की दवाई आपके पास है? जी माँ, केएसआर ने जवाब दिया। मायरा ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, ओके माय लेडी, और आगे बढ़कर जानकी को गले लगा लिया। उसके होठों ने जानकी के गाल पर एक किस की। क्या हुआ है मायरा को? और यह सिर पर चोट कैसे लगी उसको? क्या हमें कुछ बताएगा कोई? सभी के कानों में दादाजी की आवाज़ पड़ी। उनकी आवाज़ में न सिर्फ गुस्सा बल्कि चिंता भी छिपी थी। उनके चेहरे वही गंभीरता थी। पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। शान और सोनिया की हथेलियां पसीने से गीली हो गई। उन्होंने अपनी घबराए आंखों एक दूसरे को देखा, फिर उनकी नज़रें वही खड़े एक शख्स से मिली जिसने अपनी सख्त आंखों से उन्हें शांत रहने का इशारा किया। जो चीज़ मायरा से छुप ना सकी और उसके चेहरे पर तिरछी स्मील आ जाती। हवा में एक अजीब सा तनाव आ गया। कहीं न कहीं सबको जानना था मायरा के साथ क्या हुआ। उस शांति को तोड़ते हुए केएसआर की सख्त और रौबदार आवाज़ आई, डैड, मायरा का एक्सीडेंट हुआ 10 दिन पहले और 2 दिन पहले ही उसे होश आया है। क्या एक्सीडेंट? मायरा का एक्सीडेंट हुआ और आपने हमें बताया भी नहीं? माँ, आप ये बात हमसे कैसे छुपा सकती हैं? वह बेटी है हमारी। माही जी घबरा जाती हैं जब वह सुनती है कि मायरा का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, आज याद आ रहा है आपको कि वह आपकी बेटी है। पिछले 13 सालों में आपको याद नहीं आया जब आपने उसे इस घर से बाहर निकाला था? जानकी जी ने गुस्सा से कहा। हालांकि वो माही जी पर गुस्सा करना नहीं चाहती थी, पर वो खुद को रोक नहीं पाई। उनकी बात सुनकर माही जी चुप हो जाती हैं और उनका सर शर्म से झुक जाता है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था।
मायरा एक बार अपनी नज़र उठाकर उन्हें देखती है और फिर नज़रें फेर लेती है। तभी सानिया ने माही जी को गले लगाते हुए कहा, दादी, आप मॉम को क्यों डांट रही हैं? इसमें मॉम की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से ही मायरा को घर से जाना पड़ा। अगर मैं सबको नहीं बताती कि मायरा ने शान को छत से धक्का दिया, तो वह इस घर से नहीं जाती। उसका बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि वह सबको याद दिला रही थी कि मायरा ने अतीत में क्या क्या किया है। पर उसका चेहरा ऊपर से बहुत मासूम था और आंसुओं से भरा हुआ था, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो ये बोलकर। पर उसकी आंखों में भरी नफरत मायरा की आंखों से छिप नहीं पाई। मायरा की बड़ी माँ दीपा जी, जो एक सख्त महिला थी, वह सानिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी बेटा। तुम क्यों खुद को इल्जाम दे रही हो? सारी गलती तो इस लड़की की है, जो इतना सब करने के बाद देखो कितनी शान से बैठी है। जरा भी शर्म नहीं है इसकी नज़रों में अपनी गलती के लिए। और अब लगता है नहीं कोई तहजीब बची है इसमें। जब से आए हैं देख रही हूँ, किसी को ग्रीट तक नहीं किया इसने। उनकी आवाज़ में मायरा के लिए एक गहरी नाराज़गी थी, पर उन्हें बुरा भी लगा था जिस तरह मायरा ने उन्हें आज नज़रअंदाज किया था। और आप इससे उम्मीद भी क्या कर सकती हैं मॉम? ये तो बचपन से ही ऐसी है, हमेशा से जलती है शान और सानिया से, बेचारी सानिया जो इसे अपनी सगी बहन जितना प्यार करती है। ये कहते हुए दीपिका, बड़ी माँ की बेटी, अपना मुंह सिकोड़ लेती है। उसे कहीं न कहीं मायरा से जलन हो रही थी। मायरा जरूर थोड़ी मोटी थी, पर उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था, खासकर उसकी वो हरी आंखें। मायरा के बड़े पापा, जो मायरा से मिलना चाहते थे, सबकी बात सुनकर अपनी ही जगह रुक जाते हैं। उन्हें कहीं न कहीं मायरा के लिए बुरा लग रहा था। दादी कुछ कहना चाहती थी, पर केएसआर ने उन्हें अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा कर दिया, जिससे वह अपना घूंट पीकर अपनी जगह बैठ गईं। क्योंकि केएसआर देखना चाहते थे कि मायरा इस सिचुएशन को कैसे संभालती है। देखो कैसी लड़की है, इतना सुनने के बाद भी जरा भी शर्म नहीं आए इस लड़की की आंखों में। मुझे तो पहले ही पता था कि इसे कोई उम्मीद लगाना ही बेकार है। क्या पता ये चोट और यह सब इसका कोई नया ड्रामा हो। गीता जी, मायरा की चाची चिढ़ते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि उन्हें मायरा पसंद नहीं थी, पर वह उससे नाराज थी। दरअसल मायरा बचपन में बहुत क्यूट थी और वह उसे बहुत पसंद भी करती थी। पर आज मायरा उनसे कुछ बोली नहीं तो वह उसे एरोगेंट समझ रही थी। और यह चीज़ों को थोड़ा जल्दी ही जज कर लेती हैं। कैसे लोग हैं, अगर बोलो तो आफ्त और न बोलो तो घमंडी। माही जी को बहुत बुरा लग रहा था सबको ऐसे मायरा को सुनाता देख, पर वो मजबूर थी। तभी गौरव, गीता जी का बेटा, ने गुस्से से अपनी माँ गीता जी से कहा, मॉम प्लीज स्टॉप इट। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उसकी छोटी सी एंजल को कुछ कहे। हाँ, वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, पर जब से उसकी एंजल आई थी, सब बस उसे ही सुनाए जा रहे हैं। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि वह कैसी है, ठीक है या नहीं। वैसे तो गौरव मायरा से बहुत प्यार करता है, उसकी नज़रों में उसकी एंजल कभी के गलत कर ही नहीं सकती, पर कभी सामने से जताता नहीं है। उसकी बात सुनकर गीता जी चुप पड़ गईं। तभी दीपिका बोलती है, तुम चाची पर क्यों चिल्ला रहे हो गौरव? उन्होंने क्या गलत कहा? सही तो कह रही थी वो। वह भी मायरा को कुछ न कुछ बोलने लगती है। वहीं सानिया, जो दीपा जी के गले लगकर रो रही थी या ड्रामा कर रही थी, वो तो वही जाने, सबको मायरा को सुनाते देख उसके होठों पर एक जीत की मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने अपना काम अच्छे से कर दिया हो, सबको फिर से मायरा के खिलाफ करके। वही कोई और भी था जो ये देखकर खुश था, कौन एजटा चलेगा। सानिया जब से मायरा आई थी तब से बहुत गुस्से में थी, पर अब जाकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह अपनी नज़रें मायरा की तरफ करती है, उसका रोता हुआ चेहरा देखने के लिए, पर जब वह मायरा को देखती है तो उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। क्योंकि हमारी मायरा मस्त सोफे पर लेटी, कानों में हेडफोन डाले अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। हुआ कुछ ऐसा, इनकी बकबक से मायरा परेशान हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि इनके अंदर बम फिट करके सबको एक बार में ही उड़ा दे और खेल खत्म करे। वह चिड़ी हुई नज़रों से केएसआर को देखती है, जो उसे ही देख रहे थे। मायरा आंखों ही आंखों में उनसे कहती है, क्या है ये? चुप कराओ न इनको यार, कैसी फैमिली है आपकी? केएसआर आंखों में ही जवाब देते हैं, आप मेरी बेटी हैं और यह अब आपकी भी फैमिली है। और समझ लो, यह आपका इंट्रोडक्शन था, अब आगे की लड़ाई आपको ही लड़नी है। मैं आपकी जगह लड़ नहीं सकता,
बस आपके पीछे खड़ा होकर आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। केसार पहली वाली मायरा से भी यही कहते थे कि यह तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं हूँ तुम्हारे पीछे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। पर वह मायरा इतनी स्ट्रांग न थी, न कभी बन पाई। बाद में केसार को उसके आगे खड़ा होना पड़ा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मायरा मुंह बनाते हुए उन्हें आंखों में ही जवाब देती है, आह दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी मुझसे नहीं होगा कुछ। अगर कभी मैंने कुछ किया तो क्या पता एक आध की खोपड़ी ही उड़ जाए मेरे हाथों। इतना इशारा कर मायरा अपना कोट उतारकर मस्त सोफे पर लेटकर हेडफोन लगाकर फोन स्क्रॉल करने लगती है और केसार अपना सिर नक में हिला देते हैं। तभी दीपिका की नज़र सानिया पर पड़ती है, जो शांत खड़ी एक ही तरफ देखे जा रही थी। तो वह भी उधर देखने लगती है जहां मायरा थी। एक एक करके सबका ध्यान मायरा की तरफ जाता है और सबके मुंह बंद हो जाते हैं। वे लोग कब से कुछ न कुछ मायरा को बोले जा रहे थे और यहाँ मायरा मस्त फोन चला रही थी, जैसे इन लोगों के बोलने से उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो, जो कि सच था। सब लोग मायरा को इतना केयर फ्री देख औकाद महसूस करने लाते हैं। वो सब कब से उसको सुना रहे हैं और पर उसने तो शायद कुछ सुना ही नहीं। सानिया ने तो अपनी मुठियां भींच ली। मायरा ने बिना कुछ किए ही उसे शर्मिंदा कर दिया था। तभी सभी को मायरा की आवाज़ आती है, जो अपने हेडफोन हटाते हुए कह रही थी, हो गया क्या खत्म सबका। फिर दादी को देखते हुए कहती है, ब्यूटीफुल लेडी, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना लगा या नहीं अभी तक, या मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वह छोटा सा मुंह बना लेती है। दादी उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठी और डाइनिंग एरिया में जाते हुए बोलती, अरे मैं तो भूल ही गई थी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है और इन लोगों के चक्कर में। मायरा भी उनके पीछे पीछे जाते हुए कहती है, कोई बात नहीं ब्यूटीफुल लेडी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपके बेटे की है, जो मुझे बस कल से घुमाए जा रहे थे। आपको पता है, मुझे सुबह 5 बजे उठाकर खाली पेट 3 घंटे पता नहीं कौन सी पूजा करवाई है इन्होंने। वह मजाक करते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर दादी कहती है, बेटा वह पूजा आपकी सलामती के लिए थी, पर हम ध्यान रखेंगे आगे से ऐसा ना हो। अच्छा अब बैठो और खाना खाओ। देखो मैंने सब आपका मनपसंदीदा बनाया है। इतना बोल वह मायरा को कुर्सी पर बिठा देती है और खुद उसके बगल में बैठकर खाना परोसने लगती है। वहीं मायरा के मुंह से पूजा सुनकर वहां मौजूद कुछ लोगों की आंखें गहरी हो गई और चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए, जिन्हें वह किसी के देखने से पहले ही नॉर्मल कर लेते हैं। बाकी सब भी अपनी असहजता छुपाते हुए डाइनिंग एरिया मेनू का बैठ जाते हैं। वहीं सानिया, जिसने जैसे तैसे सबकी अटेंशन अपने ऊपर की थी, वह सब बेकार हो गया, जिससे वह बहुत गुस्से में थी। अपना गुस्सा छुपाती हुई वह फिर से भोले भाले एक्सप्रेशन लिए डाइनिंग एरिया में आ जाती है। अब इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगी ना वो। डाइनिंग एरिया, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। मायरा अपनी दादी और डैड के बीच में बैठी थी। सामने की तरफ सानिया, शान और माही जी बैठे थे। बाकी सब लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। जानकी जी बड़े प्यार से मायरा को खाना परोस रही थी और ये देख सानिया, दीपिका और शान को अंदर ही अंदर बहुत महसूस जलन हो रही थी। दीपिका के रहा नहीं गया तो वो मायरा को मौका देख ताना मारते हुए बोली, मायरा मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी छोटी हो कि दादी से खाना सर्व कराओ। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है? वो सुबह से तुम्हारे आने की तैयारियां कर रही और तुम हो जो उनसे अपना खाना भी सर्व करा रही हो। टानी क्या प्रॉब्लम है इस दीपिका की? दीपिका की बात सुनकर दादी ने उसे डांटते हुए तुरंत जवाब दिया, दीपिका क्या आप शांति से खाना नहीं खा सकती? मायरा बीमार है और अगर हम उसे खाना परोस रहे हैं तो उसमें आपको क्या परेशानी है? आप लोगों की तरह वो भी हमारी पोती है। आप चुपचाप अपना खान खाए। पर दादी ने तो बस इससे पहले कि दीपिका कुछ और कह पाती, मायरा बीच में बोल पड़ती है, दादी मिस राठौर सही कह रही हैं। आप ये सब मत करो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अपना खाना खाओ प्लीज। इतना कहकर मायरा एक क्यूट सा चेहरा बनाकर और दादी को देखती है। मायरा का ये सुपर क्यूट फेस देख सब एक पल के लिए उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह इतनी प्यारी और मासूम जो लग रही थी। फिर मायरा ने अपने डैड की तरफ देखकर कहा, दीदी आप मुझे खाना सर्व कर दो, और आपको तो पता ही है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। मायरा की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। केसार खाना सर्व करे क्या, ये पगल हो गई है? एक तो उसने दीपिका को दीदी
नहीं कहा, मिस राठौर कहा और दूसरा अपने डैड को खाना परोसने के लिए कहा। सानिया, शान और दीपिका एक दूसरे को देख मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि अब मायरा की बेइज्जती होगी, वो भी सबके सामने। सानिया ने एक मासूम सा चेहरा बनाया और मायरा को समझाने के लहजे में कहती, मायरा, ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुम जानती नहीं हो कि डैड को ये सब पसंद नहीं है, और उन्हें तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपना काम दूसरों से करवाते हैं। शायद तुम इतने सालों तक घर से दूर थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। वो अपनी बातों से मायरा को ये याद दिला रही है, घर उसका नहीं है, सिर्फ वही इस घर की बेटी है। ओह, अच्छा ऐसा है, मायरा ने थोड़ा उदास होकर कहा। हाँ मिस राठौर, आपने सही कहा, मैं इतने साल घर से दूर थी। पर मायरा की आधी बात सुनकर सानिया मुस्कुराने लगी। तभी मायरा ने आगे कहा, पर मैं अपने डैड से दूर नहीं थी, तो आप अपना मुंह बंद ही रखें। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे डैड को क्या पसंद है और क्या नहीं। पर यू आर राइट कि उन्हें वेले और निकम्मे लोग नहीं पसंद, जैसे कि तुम और तुम्हारा ये भाई है। ये कहकर मायरा अपनी गहरी हरी आंखों से सानिया की आंखों में देखा और थोड़ा आगे झुककर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ। पता है क्यों? इतना बोलकर उसने अपनी बात में एक घमंड भर दिया। क्योंकि मैं कुश सिंह राठौर और मही सिंह राठौर की बेटी हूँ। मायरा की बातें सुनकर सानिया और शान की मुठियां भींच जाती ही जबड़े काश जाते हैं। बाकी घर वाले भी मायरा को गुस्से से देखते हैं, किसी को मायरा की बात पसंद नहीं आई थी। सानिया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर सबकी तरफ देखती, मानो वो ये जता रही हो कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ है। वही किसी की आंखें मायरा की बात सुनकर गहरी हो गईं और वो गुस्से से मायरा को घूर कर देखने लगा। तभी शान गुस्से में तिलमिलाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मतलब क्या है तुम्हारा कि सिर्फ तुम ही डैड की बेटी हो? तो हम कौन हैं? हम भी डैड के बच्चे हैं। तुम अपने आप समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने मेरे साथ किया और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? वो आगे कुछ और बोलता कि तभी कुश सिंह राठौर की गुस्से भरी आवाज आई, बस करो शान और तमीज से पेश आओ। और अपनी आवाज नीच आई, डोंट लाइक व्हेन समवन रेज हिज इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे बिल्कुल नहीं कोई मेरे सामने चिल्लाए। उनकी गुस्से भरी नजरें देखकर शान कांप गया और अपने दांत पीसते हुए मायरा को घूरता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। पर सानिया कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए सबकी तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी मायरा, शान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। शान को तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। इतना कहकर वो सुबक सुबक कर रोने लगी और अपनी तिरछी नजरों से कुश सिंह राठौर को देखने लगी। उसे लगा कि उसे रोता देखकर वो उसे शांत कराएंगे, पर भला मायरा के होते हुए ये कैसे हो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मायरा ने बड़े ही एटीट्यूड से सानिया को देखते हुए कहा, यू शुड बी सॉरी। आज मुझसे ऊंची आवाज बात कर ली आगे की ना तो जिंदा नहीं बचेगा तुम्हारा ये भाई। मायरा की इतना खरतनाक आवाज में दिमकी सुन सबकी रूह एक पल के लिए कांप जाती ही और सानिया चुप से बैठ जाती है। मायरा कुश सिंह राठौर की तरफ देखकर हल्के गुस्से में बोलती है, दीदी आप खाना परोस रहे हैं या नहीं? या मैं यहाँ से जाऊं? वैसे भी मुझे कोई चैन से खाना भी नहीं खाने दे रहा। बेटा मैं करती हूँ, दादी ने कहा। उन्हें लगा कि कुश सिंह राठौर नहीं करेंगे, लेकिन कुश सिंह राठौर ने जानकी जी को रोकते हुए कहा, नहीं माँ आप रहने दो, मैं कर देता हूँ। और मायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, एंड यू अब चुपचाप खाना खाओ। उनकी आवाज़ सख्त थी, पर उसमें छिपी नरमी को सब महसूस कर सकते थे। सानिया और शान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वे जैसे तैसे खुद को काबू करके वहां बैठे थे। सानिया को लगा था कि कोई तो कुछ बोलेगा उसके लिए, पर शान को डांट पड़ने के बाद सब खामोश हो गए। आखिर कुश सिंह राठौर से सबको डर लगता था। अब माहौल कुछ ऐसा था कि मायरा आराम से खाना खा रही थी और कुश सिंह राठौर उसे खाना परोस रहे थे। कभी पानी देते तो कभी कुछ और। बाकी सब घर वाले भी खाना खाते हुए बीच बीच में उन दोनों को देख रहे थे। लगभग सबका खाना हो चुका था। तभी सानिया अपनी प्यारी सी आवाज में मायरा से बोली, वैसे मायरा तुम बहुत लकी हो। उसकी बात सुनकर सबकी नजरें उस पर आ गईं। मायरा ने भी बिना कोई भाव दिखाए भौहें चढ़ाकर उसे देखा और मन ही मन बोली, कितना बोलती है यार ये डैम। सानिया ने अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए आगे कहा, मेरा मतलब है कि डैड की लिमिटेड एडिशन बुगाटी तो आज तक ज्यादातर लोगों ने देखी भी नहीं। तुम्हें उसे देखने का मौका मिला और साथ में चलाने का भी।
यू आर वेरी लकी। एक बार शान डेड से उनकी कलेक्शन से एक कार मांगी थी तो उन्होंने शान को साफ मना कर दिया था। इतना कहकर उसने तिरछी नजरों से शान को देखा, जिसके जबड़े गुस्से से कसे हुए थे। सानिया की बातों में उसकी जलन साफ दिख रही थी। उसे मायरा से बहुत जलन हो रही थी। उसने कभी इतनी महंगी गाड़ी नहीं चलाई। उसके सारे फ्रेंड्स को पता था कि एसआर की कार की कलेक्शन बहुत अच्छी है, वो भी बहुत बनती थी इस बात को लेकर, पर हकीकत में उसने एक कार को कभी टच तक नहीं किया था। एक बार शान ने खुश सिंह राठौर से उनकी कलेक्शन से एक कार मांगी थी तो उन्होंने ये कहकर उसे मना कर दिया था कि पहले वो इस लायक बने, और उसे बहुत डांटा भी था। सभी घर वालों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी उस दिन। इस गुस्से में शान पूरे एक हफ्ते तक घर नहीं आया था। सानिया ने ये सब शान को गुस्सा दिलाने के लिए कहा था। शान को गुस्सा आए और वो मायरा से कुछ कहे, यही उसका प्लान था। पर उससे उलट शान ने केएसआर की डांट की बजाय खुद को रोक रहा था। लकी, हाँ लकी तो मैं बहुत हूँ, चाहे बात डैड हो ये इतनी ब्यूटीफुल दादी की या फिर मेरे प्यार की। जब वो अपने प्यार की बात कर रही तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। बेसे लकी सिर्फ मैं नहीं, ये लोग भी है जो इनको मैं मिली हूँ, मायरा अपने आप गुरूर करते हुए बोलती है। वही उसके मुंह से प्यार सुन सानिया का चेहरा काला पड़ गया। क्यों दीदी सही कह रही, हाँ मैं उसकी बात के एसआर बस सर हिला देते हैं। मायरा को अच्छे से पता था सानिया क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उससे और जलाते बोलती, यू नो व्हाट मिस राठौर, मेरे एक बार कहने दीदी ने जो बुगाती आपने बाहर देखी वो खरीद ली बिना उसके प्राइस की फिक्र करे। आपको पता है उस कार की कीमत क्या है? पूरे 200 करोड़। क्या तू कौन हो सकता है काकी कीमत सुनाकर इतना शौक? क्यों नहीं केएसआर ने अपनी का शान को? क्या इसका बदला लेगा शान केएसआर से? क्या शान चोट पाचेगा मायरा को? आखिर क्या चाहती है सानिया मायरा से? क्यों करती इतनी नफरत सानिया मायरा से? ए फ्लैट क्या करेगी मायरा?